नमस्कार। किताबों की सीरीज में आज मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर जीके गोस्वामी से। जीके गोस्वामी उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और एक आईपीएस अधिकारी के अलावा वे बहुत अच्छे कानून के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं। डॉक्टर जीके गोस्वामी ने ढेर सारी किताबें लिखी हैं और उनका जो मेन रिसर्च है वो डीएनए और पेरेंटिंग पर है। फोरेंसिक साइंस की जो उत्तर प्रदेश में एक नई इंस्टीट्यूट बना है उसके वो आज मुखिया हैं और इस समय वे कोशिश कर रहे हैं कि फोरेंसिक साइंस को जन जन तक पहुंचाया जाए। फोरेंसिक साइंस के जरिए जो अपराधों के अन्वेषण और अपराधियों को दंडित कराने की जो प्रक्रिया है उसको जन सुलभ बनाया जाए। डॉक्टर गोस्वामी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं और आपके जरिए अपने ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूं कि ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग का इवॉल्वमेंट कब हुआ था, हाउ डीएनए प्रोफाइलिंग वाज इवॉल्व्ड। नमस्कार वासेंद्र मिश्रा जी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आप सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि डीएनए फोरेंसिक्स हो या फोरेंसिक की और जो भी विधाएं हैं वो कानून व्यवस्था को बेहतर करने में, लोगों को सही ढंग से न्याय दिलाने में बहुत ही कारगर साबित हुई हैं। पिछले लगभग एक शताब्दी से अगर हम इतिहास उठा करके देखें, विशेष करके जब से 1983 के अंदर डीएनए फोरेंसिक्स का उद्भव हुआ, उसके बाद जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन है, मानव की पहचान, उसमें एक नया आयाम जुड़ा। जैसा कि अगर आप देखते हैं, जो भी हमारी विवेचना होती है, जो पुलिस विवेचना करती है, उसका सबसे मुख्य जो बिंदु है वो है सही व्यक्ति की पहचान करना। चाहे वो कोई ऐसा विक्टिम हो जिसकी किन्हीं कारणों से पहचान ना हुई हो, मान लिया कोई छोटा सा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, अपना पता नहीं बता सकता, या कई बार डेड बॉडी मिलती है, या कई बार आदमी मूर्छित मिलता है, या कई बार व्यक्ति के मृत होने के बाद उसकी डेड बॉडी की ऐसी दशा होती है जिससे पहचाना नहीं जा सकता। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो डीएनए है वो सही मायने में व्यक्ति की पहचान कर सकता है। अगर हमें छोटा सा भी उसका बायोलॉजिकल की कोई भी हिस्सा मिल जाए, सैंपल मिल जाए, तो उससे हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विवेचना का जो मुख्य काम है, इन्वेस्टिगेशन का मुख्य काम है सही अपराधी को पकड़ना। उसको पकड़ने में भी ये बहुत ही कारगर साबित होता है। तो मैं ये कहूंगा कि फोरेंसिक साइंस के इस्तेमाल से न केवल अपराधियों को, सही अपराधी को पकड़ने में मदद मिलती है, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष हैं, किन्हीं कारणों से उन पर गलत आरोप लग गए हैं, जो एक बहुत बड़ा एक ये विषय रहता है कई बार कि गलत आरोप लग गए, और चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, या ऐसे जघन्य अपराधों में भी, तो ऐसे मामलों में भी सही ढंग से न्याय देने में इस विधा की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने कहा कि डीएनए के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, तो जी मैं उस पे आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी ले जाना चाहूंगा कि इंग्लैंड में एक वैज्ञानिक थे, उस समय यंग एज में थे, जो अभी हैं वहां पे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर एलेक्स जेफरी। वो डीएनए पे कुछ खोज कर रहे थे उस समय। उनका काम था कि क्या माता पिता को बच्चे से उसके जेनेटिक तरीके से क्या उसको जोड़ा जा सकता है, जेनेटिक आधार पे। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मातृत्व या पितृत्व कोई डिस्प्यूटेड है, तो क्या उस समस्या का सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसी दशा में क्या हुआ कि उन्होंने एक रिसर्च की और सितंबर 10 को 1983 में उन्हें अपनी रिसर्च में उपलब्धि मिली। और चूंकि वो मानव को सही ढंग से पहचानने की विधा उन्होंने तैयार की, तो उन्होंने फिंगरप्रिंट और डीएनए को जोड़ करके उसका नाम दिया डीएनए फिंगरप्रिंट, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट है वो व्यक्ति को पहचानने की मदद करती है, ऐसा माना जाता है, सभी जानते हैं। तो ये जो साइंस का जो ये खोज थी 1983 में, ये बहुत मशहूर हुई, बहुत लोगों ने इसकी चर्चा की। उसी समय एक केस चल रहा था इंग्लैंड के अंदर, जिसमें
एक घाना की महिला अपने 3 साल के बच्चे को इमिग्रेट करना चाहती थी, यानी कि बाहर से उनको अब इंग्लैंड के अंदर लाना चाहती थी। वो वहां की नागरिक थी, बच्चा बाहर से था। जो इमिग्रेशन की अथॉरिटी थी, उनको ये महसूस हुआ कि ये गलत तरीके से एंट्री मांग रही है और ये डिस्प्यूट बना हुआ था। उसी बीच जो उनके वकील थे महिला के, उन्होंने अथॉरिटी से अनुरोध किया कि भाई आप डीएनए करा लीजिए इसका, क्योंकि अभी जो एलेक्स जेफरी साहब की यही हमारे इंग्लैंड में ही ये खोज हुई है। तो इस बात को अथॉरिटी ने माना और जब उनका सैंपल लिया गया तो ये पता चला कि ये बच्चा जो है उसी माता का है। तो ये पहली ऐसा पड़ाव आया, ये पहला सोपान है जिससे एक व्यक्ति को न्याय मिला। और एलेक्स जेफरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब अथॉरिटीज ने ये कहा कि ठीक है आप बच्चा ले आइए, तो जो उस माता की आंख में जो एक कृतज्ञता थी उसके लिए जो उसको न्याय मिला, वो एलेक्स जेफरी का कहना था कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी जीवन की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में इंडिया में भी एक बहुत चर्चित केस हुआ था और हम सब उनका बड़ा आदर करते हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है, और बल्कि जिन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमे किए थे और उनको एक रियल फादर होने का दावा पेश किया था, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। उस समय बड़ा चर्चित केस था। कई वर्षों से ये मामला पॉलिटिकल सर्किल में, पॉलिटिकल डिबेट डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ था। शुरुआती दौर में नारायण दत्त तिवारी जी ने डिसोन कर दिया था कि उनका कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं है, लेकिन जिस महिला ने नारायण दत्त तिवारी पर और जिस बच्चे ने नारायण दत्त तिवारी पर पिता होने का और पति होने का दावा किया था, अंत में उनका डीएनए टेस्ट हुआ था और डीएनए टेस्ट होने के बाद उनका पेरेंटहुड इस्टेब्लिश हो गया था। तो क्या उनके साथ भी जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें भी जिस डीएनए फोरेंसिक टेस्ट की बात आप कर रहे हैं वो एक काफी हेल्पफुल साबित हुआ था और इंडिया का बड़ा चर्चित केस था पॉलिटिकल सर्कल में, पॉलिटिकल डोमेन में। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत चर्चित केस रहा। और अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में कानूनी पक्ष बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष का जो कानून है वो किस तरीके से पितृत्व को निर्धारित करता है। साथियों, इसके लिए हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसकी धारा 112 पितृत्व को निर्धारित करने का एक प्रिजम्पशन बताती है, किस तरीके से प्रिजम्पशन किया जाए। तो उसमें कौन व्यक्ति, उसके माता पिता वैध माता पिता, यानी कि जो है ये लेजिटिमेट चाइल्ड की बात करता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना, कानूनी रूप से माता पिता होना। ठीक है, तो मैं यहाँ दो शब्द आपको बताना चाहता हूं, एक है लीगल पेरेंटेज और एक है बायोलॉजिकल पेरेंटेज। लीगल पेरेंटेज का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा, जब दोनों हस्बैंड वाइफ की शादी हो चुकी है, अगर उसके बाद होता है, यानी कि जब वो मैरिटल अफेयर में है, जब उनकी शादी हुई है, उस बीच में अगर कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा वैध कहलाएगा। और अगर डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स होने के 180 दिन के अंदर अगर बच्चा होता है। अब यहाँ एक जो पहलू है वो ये है कि ये जो प्रिजम्पशन है 112 सेक्शन का, वो ये मानता है कि बच्चा जो है वो अपने पिता के ही की बायोलॉजिकल संतान होगा, यानी कि उसी के संसर्ग के साथ में माता जो है कंसीव हुई होंगी। ठीक है, ये उसका एक प्रिजम्पशन है। ठीक, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है, रिबटेबल है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि माता पिता की शादी वैध है तो फिर बच्चा उसी का माना जाएगा। लेकिन सामाजिक जीवन में कई बार ऐसी भी परिस्थितियां पाई जाती हैं कि जिसमें पिता कोई और है लेकिन उनका बायोलॉजिकल फादर कोई दूसरा होता है। लेकिन कानून में बायोलॉजिकल फादर की अलग से कोई पहचान नहीं है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई शादीशुदा कपल है और उसको बच्चा होता है उस टाइम पे जब वो शादीशुदा है, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसे मामलों में वही पिता कहलाएगा जो उसकी माता का हस्बैंड है। अब यहां एक जो कंट्रोवर्सी मैंने बताई वो ये है कि कई बार अगर डीएनए कराया जाएगा तो डीएनए ये नहीं बताता कि इसका शादीशुदा है या नहीं है, डीएनए केवल बताएगा बायोलॉजिकल फादर को।
तो यहाँ ये दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाती है कई बार। जो हमारे जो केस आप रेफर कर रहे हैं उसमें भी यही हुआ कि ऑनरेबल तिवारी साहब उस समय शादीशुदा थे जब ये बच्चे के जो जन्म था रोहित शेखर का, जो रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 1979 में हुआ, और इनका अपने जो हस्बैंड, जो इनकी माता थी, उनका जो डिवोर्स था वो हुआ 2006 में टेक्निकली, और इनकी शादी हुई थी 1963 में। जी, तो 1963 में दोनों की शादी हुई थी इनके माता पिता की, और डिवोर्स हुआ 2005 और 6 के बीच। तो इसका मतलब यह है कि जब रोहित शेखर का जन्म हुआ उस समय उनकी माता और पिता की वैध शादी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि चाहे बायोलॉजिकल फादर कोई भी हो, जो हमारे कानून के अनुसार जो उनके वैध पिता थे वो वही थे जिनसे उनकी माता की शादी हुई थी। यही एक कंट्रोवर्सी थी। जो हमारा ये केस जो आया था 2007 में, ये इंस्टीट्यूट हुआ, रोहित शेखर लॉ स्टूडेंट थे, और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जब मैंने LLM किया था तो मेरे ये रिसर्च का टॉपिक था। तो मुझे इसमें जो उनके परिवार के सारे लोग थे, उनकी माता जी से भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उन्होंने बहुत ही मुझे सहयोग किया और सारे पहलुओं पर जो मेरे लीगल क्वेश्चंस थे उन पे बात की। रोहित शेखर तो मेरे काफी अच्छे मित्र थे और उन्होंने काफी इसमें, चूंकि वो लॉ के स्टूडेंट थे, उन्होंने LLB की हुई थी, समझते थे, तो मेरा इसमें काफी उनसे चर्चा हुई। लेकिन यहाँ जो सबसे पहलू जो इंपॉर्टेंट है कि DNA ने ये तो स्थापित किया कि ND तिवारी साहब उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, लेकिन वो उसको लीगल उनके पिता नहीं हो सकते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आम आदमी ये सोचते हैं कि बायोलॉजिकल DNA हो जाने से ये चीज सिद्ध हो गई, लेकिन अगर किसी वजह से वो मान लिया उनके माता की शादी उनके साथ ना हुई होती ND तिवारी के, तो वो उनकी कोई प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते थे, ना ही वो वैध रूप से उनके पिता का नाम उनका ND तिवारी का लिख सकते थे। तो ये एक तकनीकी रूप से एक अभी हमारे जो कानून है उसकी ये वास्तविकता है। दूसरा, मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूंगा कि हम जो हमारी सेक्शन 112 है वो केवल पितृत्व की बात करती है, लेकिन अगर बच्चा आज की तारीख में ये कहे कि मेरी माता कौन है, तो माता के बारे में बायोलॉजिकल तो आप DNA से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारा कानून नहीं है ऐसा। उसकी भी वजह मैं बताना चाहूंगा। वजह यह है कि जब ये कानून बने 1872 में, उस समय जो हमारा जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, 1978 में आया वो, तो उस समय ऐसी कोई था ही नहीं। तो ये माना जाता था कि अगर बच्चा पैदा होगा तो वो अपनी माँ के पेट से ही या कोख से ही पैदा होगा। तो अब जो परिस्थितियां हैं, जो अब की डेट में अब ये भी हो सकता है कि वो बच्चा किसी और माँ का हो, चूंकि अडॉप्शन भी हो सकता है, और आजकल तो IVF और बहुत सारी तकनीकी हैं। तो ये अब जो कानून बन रहे हैं जी, सरोगेसी हाँ, सरोगेसी भी, हाँ, वही मैंने कहा कि IVF से भी बच्चे हो रहे हैं। तो अब हमारे जो कानून बदले जा रहे हैं उसमें पैटर्निटी और मैटरनिटी दोनों को लाने की बात होनी चाहिए जी। अच्छा, तो मैं इसको अगर थोड़ा सा साधारण बोलचाल की भाषा में अपने दर्शकों को समझाऊं, तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में और उज्ज्वला जी के बारे में जो कंट्रोवर्सी थी, जिसको आपने बहुत अच्छी तरह लीगल टर्म में समझाया, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में जितना मैं समझ पाया, उसका अर्थ ये हुआ कि जिस समय रोहित शेखर पैदा हुए उस समय उज्ज्वला जी के जो लीगल हस्बैंड थे वो जिंदा थे, और उज्ज्वला जी और उनके जो पति थे लीगली वेडेड, जो उनके हस्बैंड थे, उनके बीच में कोई डिवोर्स नहीं हुआ था। तो इसलिए रोहित शेखर की जो पैदाइश हुई, उस पैदाइश के बाद जब रोहित शेखर ने क्लेम किया पंडित नारायण दत्त तिवारी से अपने लीगल राइट्स के लिए, तो उसमें कानून में उनको उस तरह की मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि उज्ज्वला जी और उनके पहले जो हस्बैंड थे या जो लीगली वेडेड हस्बैंड थे, उनके बीच में कोई लीगल सेपरेशन, लीगल डिवोर्स नहीं हुआ था। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, अगर हम लोग दर्शकों को समझाना चाहें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये किसी भी रूप में जी, शादी होने के बाद भी जो मैडम ने श्री ND तिवारी साहब से जो शादी की थी, उस शादी होने के बाद भी जो पिता रोहित के बने रहेंगे, वो जो उनके पूर्व में जिनसे उनकी शादी हुई थी मैडम की, वो ही पिता रहेंगे कानूनी रूप से जी। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपने अपने रिसर्च में उसको
हाईलाइट किया है, रोल ऑफ डीएनए इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे संक्षेप में? हाँ, तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि ये जो अब आज के समय में जो डीएनए है, मैं समझता हूँ कि फोरेंसिक साइंस का ये सबसे महत्वपूर्ण विधा है, सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है। तो जो मैंने आपको बताया था कि जब 1984 में जो घाना की जो लेडी थी, उसको ये पहला सोपान हुआ कि उस जो डीएनए था ये जस्टिस सिस्टम में एंटर किया। उसके बाद एक दो दूसरी घटनाएं हुई, इसने डीएनए को बहुत ही शानदार ढंग से क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी पेश किया। तो उसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है, 1983 और 1986 में जो अर्बन एरिया के पास में जो सब अर्बन एरिया था इंग्लैंड में, उसमें दो घटनाएं हुई जिसमें 13-14 साल की बच्चियों के साथ रेप करने के बाद और उनकी जघन्य हत्या कर दी गई। और दोनों का घटनाओं का करने का ढंग, जिसे मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, लगभग सेम था। और जो घटनाएं थी वो भी लगभग ऐसे समझो जैसे जो जितनी दूर पे आप पत्थर फेंक सकते हैं स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे, यानी कि 40-50 मीटर की दूरी पे मैक्सिमम वो घटनाएं हुई। और वो दोनों घटनाएं ब्लाइंड थी उनमें, यानी कि कोई अपराधी नहीं ढूंढ पाए, और दोनों का ही जो विवेचक थे वो सेम थे। ठीक है, तो ये समस्या आई कि जब एक लड़के को उन्होंने पकड़ा, रिचर्ड बकलैंड नाम के, तो उसने उस एक घटना को स्वीकार भी किया, लेकिन जब और एविडेंस ढूंढे गए तो वो बात कुछ सिद्ध नहीं हुई। इसी बीच में जो डिटेक्टिव थे, जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने एलेक्स जेफरी से संपर्क किया और उन्होंने ये डीएनए करने की अनुरोध किया। और जब डीएनए किया गया तो जब इसका जो रिचर्ड बकलैंड था, जब उसका डीएनए किया गया तो ये सिद्ध हुआ कि ये लड़का निर्दोष है। तो डीएनए का जो एंट्री होती है क्रिमिनल कोर्ट में, उसने पहले किसी व्यक्ति की निर्दोषता को साबित किया, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद जब और आगे सूचनाएं हुई या सैंपल किए गए तो उससे जो एक व्यक्ति पकड़ा गया, कॉलिन पिचफोर्क, और कॉलिन पिचफोर्क दोनों घटनाओं में पाया गया। ये जब व्यक्ति पकड़ा गया तो इसने ये बात साबित की कि डीएनए जो जघन्य अपराध है, मर्डर, रेप, ऐसी घटनाओं के लिए एक अमोघ अस्त्र है। और उसके बाद न केवल यूके में या इंग्लैंड में, बल्कि भारत में भी इसका भरपूर उपयोग होना प्रारंभ हुआ। एक और सवाल उठता है कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज बेटर देन अदर्स, माने ये जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी तक जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उससे किस मायने में बेहतर है? देखिए, मैं जैसा कि आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है। जितनी भी अभी तक हम जो अक्सर जो हम विवेचना करते हैं उससे फोरेंसिक साइंस या डीएनए किस प्रकार से अलग है, ये बड़ा महत्व वाला प्रश्न है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा आई विटनेस है उसे हम सबसे महत्वपूर्ण विटनेस मानते हैं, जिसे हम स्टर्लिंग विटनेस कहते हैं। ठीक है, जो हमारा चश्मदीद गवाह जिसे कहा जाता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, मौखिक साक्ष्य में लोग झूठ बोल सकते हैं। कई बार आपको हो सकता है देखने में, कई बार आप उसको ठीक ढंग से चीजों को समझ ना पाए हों, या ज्यादा विलंब से जब कोई पूछताछ होती है तो आप बहुत सारे फैक्ट को भूल जाते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं बहुत से गवाह। तो यानी कि जो मौखिक साक्ष्य है उसमें बहुत सारे चैलेंज है, जिससे व्यक्ति को अन्याय भी हो सकता है कोर्ट के अंदर। तो ये जो विधाएं हैं, जैसे डीएनए है, अगर हमारा सैंपल ठीक से उठाया गया है, किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, टेस्ट ठीक ढंग से किया गया है, तो इसमें गलती होने के चांस लगभग नगण्य है। तो ये जो हमारे साक्ष्य हैं, इन साक्ष्य में हमारा जो न्याय करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुचिता बढ़ जाती है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है। और दूसरी बात यह है कि जो हम फोरेंसिक साइंस की जो तकनीकी प्रयोग करते हैं उससे यह मतलब नहीं है कि इससे हमारा दोष सिद्ध होगा या निर्दोषता सिद्ध होगी। वो तो एक न्यूट्रल है, साइंटिफिकली प्रूव फैक्ट है। तो इसके हो जाने से आदमी को यह विश्वास भी होता है जनमानस को कि जो विवेचना की गई है, जो न्याय की प्रक्रिया हुई है, वो साफ सुथरी और बिल्कुल पारदर्शी है। तो इससे लोगों में विश्वास पैदा होता है जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है। और एक बात और भी है कि मैंने ये इंटरव्यू में भी, जब मैं रिसर्च के दौरान मैंने ये पाया कि जो हमारे जो न्यायाधीश साहब भी हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर डीएनए या ऐसे तकनीकी के द्वारा
कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं तो उसमें हमें न्याय को करने में बहुत सहूलियत होती है। तो इससे हमारा जो हमारे बहुत सारे केस डिले होते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक पेंडिंग है, उनको भी जल्दी से समाप्त मतलब कंप्लीट करने का, कंक्लूड करने में भी मदद मिलती है। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों को सही ढंग से न्याय मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है, उसके आप फाउंडर मुखिया हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो थोड़ा फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो उत्तर प्रदेश में बना है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि उसका मोटिव क्या है, क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुंचा है, किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई की पात्र भी हैं कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना धन लगा करके और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया है और बहुत रिकॉर्ड समय में 2 साल के अंदर जब इस इंस्टीट्यूट की शिलान्यास हुआ था 1 अगस्त 2021 को, माननीय गृह मंत्री जी आए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों के सामने 2 साल के अंदर हम लोगों ने इसमें क्लासेस शुरू कर दी, यानी कि पहला बैच प्रारंभ हो गया अगस्त 2023 से। तो ये रिकॉर्ड समय में बनाया गया और ये जो संस्थान है ये लगभग 50 एकड़ भूमि पे, अब तक इसमें 300 करोड़ से भी ज्यादा का व्यय हो चुका है जमीन के मूल्य से अलग, और ये दिन रात इसमें काम किया जा रहा है। और अभी हमने इसमें 5 कोर्स प्रारंभ किए हैं। इस संस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण, या मैं कह सकता हूं, चूंकि मैं लगभग इस फील्ड में करीब अब मुझे 18 साल हो गए हैं जो मैं लगातार रिसर्च से लेकर के और जो इसका अध्ययन करता रहा हूं, और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब मैं पिछले साल फुल ब्राइट फेलो के रूप में मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और अन्य विश्वविद्यालयों में अमेरिका में लगभग 1 वर्ष रहा, तो मैंने पाया कि जो व्यवस्थाएं हमने इस संस्थान के अंदर की हैं वो विश्व में अनूठी है। ये सवाल उठता है कि इसमें फिर अनूठा क्या है। अनूठा इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा एक्सपर्ट है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो अपने ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन को कन्वर्ट कैसे किया जाए एविडेंस के रूप में, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और ये काम कहीं पे भी किसी लेबोरेटरी में या किसी भी फोरेंसिक इंस्टीट्यूट में नहीं होता। फोरेंसिक इंस्टीट्यूट जनरली क्या करते हैं, केवल वो एक्सपर्ट तैयार करते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि जो हमने रिपोर्ट बनाई उसका फ्यूचर में क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो जो हमने इसके 3 वर्टिकल इस इंस्टीट्यूट के बनाए हैं, एक है क्राइम सीन मैनेजमेंट, दूसरा है एक्रीडेटेड क्वालिटी एनालिसिस ऑफ फोरेंसिक सैंपल्स, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोरेंसिक ओपिनियन इनटू क्रेडिबल एविडेंस। ये जो तीसरा फैसेट है इसका जो मैंने बताया, ये विश्व में किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं है। दूसरा जो एक इसका और अच्छा पहलू है वो ये है कि इस संस्थान के अंदर ना केवल फोरेंसिक साइंस बल्कि लॉ का भी सम्मिश्रण किया गया है। क्योंकि फोरेंसिक साइंस में हमेशा ये एडवोकेट करता रहा हूं एज ए पुलिस ऑफिसर, एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, कि जब तक फोरेंसिक साइंस और लॉ ये दोनों हैंड टू हैंड नहीं चलेंगे तो ये संस्थाएं या ये शिक्षा का कार्य या ये विशेषज्ञ बनाने का जो विधा है ये इनकम्प्लीट है। तो ये संस्थान ऐसा संस्थान बन रहा है जो इन दोनों को फ्यूज कर रहा है, इन दोनों को एक साथ ला रहा है। और अगले साल से हम यहाँ एक नया कोर्स कर रहे हैं जो विश्व में पहला कोर्स होगा, बीएससी फोरेंसिक साइंस LLB 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, ताकि हम ऐसे एक्सपर्ट तैयार कर सकें, लॉयर भी, क्योंकि लॉयर आज के समय में लॉयर्स हों, जजेस हों, या जो भी लीगल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोसिक्यूटर हों, डिफेंस लॉयर्स हों, उन्हें फोरेंसिक साइंस का उतना ज्ञान नहीं है जितने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्हें लीगल फील्ड की थोड़ी कम जानकारी है, अक्सर होती नहीं है क्योंकि कोई इनपुट नहीं मिलता। तो इन दोनों में जो ये गैप था इसको हमारा ये इंस्टीट्यूट ब्रिज करेगा। और ये इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है। और एक और खास बात मैं बताना चाहता हूं, ये भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ इस बात पर फोकस किया गया कि फीस कम से कम रखी जाए। यहाँ केवल एक सत्र की जो ट्यूशन फी है वो केवल 12,000 रुपया है।
मैं समझता हूँ ये किसी भी इस लेवल के इंस्टीट्यूट में सोचा भी नहीं जा सकता था। उसका कारण ये है कि ताकि जो भी सबसे दूरस्थ व्यक्ति भी है, बच्चा भी है, जिसको धन का किसी वजह से कोई परेशानी है या अभाव है, उसको भी ऐसा महसूस ना हो कि वो शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं कर पाया। और जो बच्चे उसको भी देने में किसी वजह से दिक्कत है तो उनको स्कॉलरशिप का भी प्रावधान रखा गया है। तो इस विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे जो मेरा इतने दिन से इस फील्ड में काम करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, इस इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर डायरेक्टर के रूप में काम करने से मुझे न केवल एक अत्यंत खुशी मिली है, लेकिन मुझे अपने इस देश के लिए कुछ करने का मौका भी मिल रहा है। गोस्वामी जी, इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है? वो एडमिशन किस प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट में? जो अभी आपने नए कोर्सेज की बात की या जो कोर्सेज चल रहे हैं, तो इसमें एडमिशन किस तरह से होता है? देखिए मिश्रा जी, इसमें एडमिशन काफी टफ है। जो हमारा पहला ही बैच आया था, हालांकि उस समय हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तब तक स्टाफ भी उतना नहीं था, उसके बाद भी हम लोग ये कटिबद्ध थे कि हम एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एक कराएं, टफ कंपटीशन कराएं। और हमारे यहाँ बच्चे भी बहुत कम संख्या में लिए जाते हैं। ग्रेजुएशन में केवल 40 सीट हैं और पीजी डिप्लोमा में केवल 30 सीट एक कोर्स में है। तो जो एग्जाम है वो पहली बात है रिटन एग्जाम है। ग्रेजुएशन 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके अनुसार, यानी कि 4 साल में आप ग्रेजुएशन करेंगे और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं उससे पहले 4 साल करके, और अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो 5वें साल में आपको पीजी मिलेगी। इसका फायदा ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद दोबारा आएंगे पीजी करने तो आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, और यहाँ क्या है कि यहाँ उसी कंटिन्यूएशन में आप 5 साल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के जाएंगे। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है और मैं समझता हूं कि अभी जैसे आप देखिए कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इसमें जो साइबर सिक्योरिटी के जो अभी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी हैंड होल्डिंग आईआईटी कानपुर के द्वारा की जा रही है, और आईआईटी कानपुर के ही स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। न केवल आईआईटी कानपुर बल्कि जो हमारे कंट्री के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं या विश्व के जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, मुझे काफी इसमें एक्सपोजर मिला, काफी लंबे समय से यूएन में भी काम करने का और एजुकेशन देखने का, क्राइम कंट्रोल का। तो इसका जो मुझे अनुभव हुआ उनके आधार पे और भी लोगों को जो विशेषज्ञ उनको भी हमने जोड़ा हुआ है। तो जो शिक्षा का स्तर है वो विश्व स्तरीय है। तो अब आपको बच्चों को या जो छात्र हैं उनको मैं समझता हूं कि इस फील्ड में अपने देश से बाहर जाने की आवश्यकता लगभग न्यूनतम हो जाएगी। Do you have any vision for larger role of DNA and other forensic technology for largely building responsive society? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। देखिए ऐसा है कि मैं ये समझता हूं कि फोरेंसिक साइंस को बहुत ही लिमिटेड दायरे में समझा गया, और देश के जिसका मैं उदाहरण बताता हूं मिश्रा साहब, कि फोरेंसिक साइंस का जब हम अपने संस्थान का नामकरण हिंदी में करने का प्रयास कर रहे थे तो मुझे ये जान के ताज्जुब हुआ कि फोरेंसिक शब्द की अभी ठीक ढंग से कोई हिंदी ही नहीं की गई। जैसे इसके लिए 2 शब्द अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, एक है न्यायालिक, फोरेंसिक मतलब न्यायालिक, लेकिन अगर उसका न्यायालिक का आप ट्रांसलेशन करो तो वो हो जाएगा जुडिशियल, तो वो भी फोरेंसिक को सही मायने में नहीं बताता। दूसरा शब्द यूज होता है न्यायिक विज्ञान, न्यायिक भी लीगल हो गया, कई जगह लिखा मिलेगा विधि विज्ञान। विधि विज्ञान तो पूरी तरीके से ही लीगल साइंस है, यानी कि लॉ है। तो देखिए कि आप ये सोचिए कि इतने दिन से ये विषय बना हुआ है, लेकिन अभी इसके विकास की बहुत संभावनाएं हैं जिस पे हम पूरा काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें इस विधा को, इस विज्ञान को न केवल कोर्ट रूम तक सीमित रखना चाहिए बल्कि उसके बाहर भी लेके जाना चाहिए। तो इसलिए हम बहुत सी इंडस्ट्रीज से, बैंकिंग सेक्टर से और भी ऐसी जगह हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे हम उनकी समस्याएं जान रहे हैं ताकि हम उनको सोल्यूशन दे सकें। और मैं यहाँ छात्रों को या उनके जो माता पिता हैं जो यहाँ बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग इसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे ताकि बच्चों का भविष्य इस तरीके से हो कि जो भी बच्चे इस इंस्टीट्यूट में आए उनको एक बेहतरीन भविष्य उनका हो, चाहे वो बेहतर से बेहतर जगह, चाहे वो नौकरी करें या अपने स्टार्टअप खोलें। हम लोग ये चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से इंडस्ट्री के साथ जुड़े। इवन जो हमारा कोर्ट प्रोसेस है उसको भी हम उसी रूप में ले रहे हैं कि उनकी
और क्या जरूरतें हैं, पहले हम उनकी आवश्यकताओं की एनालिसिस कर रहे हैं और फिर उनको सोल्यूशन देना चाह रहे हैं। इसके लिए हम केवल अपने ही साथ नहीं बल्कि दूसरे संस्थानों जैसे आईआईटी के साथ हमारा एमओयू होने जा रहा है। जो सीडीएफडी जो हमारे देश में डीएनए का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, उनसे हमारा समझौता हो रहा है, एमओयू बन रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में लगभग तैयार है, उसके साथ कर रहे हैं। जो हमारा जेटीआरआई है उनके साथ किया जा रहा है। आईआईटीआर जो टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो बेस्ट है, वो एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे हम कोलैबोरेटिव सहयोग के साथ आपस में मिलजुल करके और हम ऐसे नए नए आयाम इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मिश्रा साहब, आप शायद इसको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आपने बहुत दिन क्रिमिनल साइड में रिपोर्टिंग की है। मैं एसएसपी था तब, बच्चा था, 2005-6 में, याद आता है मुझे, आपसे बातचीत होती रहती थी। आप देखिए बहुत एक बड़ा हमारा सवाल है कि हम क्राइम सीन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो मैं करीब 2 महीने पहले, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार साहब, तो मैं आईआईएम में उनसे कहा कि आपके यहाँ चाय पीना आते हैं। तो उन्होंने कहा कोई खास बात, हम आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ही आऊंगा आपके यहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि हम एक नया इंस्टीट्यूट बना रहे हैं कि हाँ मैंने सुना तो है, तो हम आपसे कुछ कोलैबोरेटिव काम करना चाहते हैं। तो वो हंस के बोले कि साहब आप जो है फोरेंसिक साइंस कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट है, तो इसका क्या तालमेल बनेगा। मैंने कहा साहब सुनिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक छोटा सा चीज सोचिए कि मान लिया कहीं किसी कमरे में, किसी फील्ड में, कहीं पे एक कोई क्राइम हुआ, कोई भी, चाहे मर्डर हो, रेप हो या कोई और जघन्य अपराध, वहां हम कैसे उस सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करें। तो जो आजकल छोटे छोटे ड्रोन आ रहे हैं, अगर हम एक ड्रोन तैयार करें जिसमें हाई पावर कैमरेज हो, कंट्रोल्ड हो, जहां चाहे हम उसको फोकस कर सके और ये करें, और उसका जो डेटा हो उसको हम, जो अभी आईसीजेएस आया है, जो हमारा एक डेटा सेंटर बन रहा है जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे थाने और सारे कोर्ट जुड़े हुए हैं, अगर हम उस पर सीधे सीधे अपलोड कर दें तो वो इतना जबरदस्त प्रिजर्वेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम होगा कि उससे फिर किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती। और बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी कि जो हम उसको, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे वो जज साहब हो, चाहे पुलिस वाले हो, सीनियर ऑफिसर हो, प्रोसिक्यूटर हो, जिसको उसकी एक्सेस है वो कहीं भी देख सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे हमने ऐसे फील्ड निकाले हैं, तलाश कर रहे हैं, हमारे प्रयास लगातार जारी है। ये इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से रिसर्च पे डेडिकेटेड है और ऐसे चीजें तो वो इतने प्रसन्न होने का, ठीक है इसको तो हम जब चाहे करेंगे। ऐसे ही हम आईआईटी कानपुर में गए तो वहां पे जो फायर फोरेंसिक्स है वो बहुत ही इल डेवलप है, तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत शुरू करिए हमारे साथ। और ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिससे हम इस इंस्टीट्यूट को एक नया रूप दे सकते हैं और जो बच्चे हैं, भविष्य हमारा, जो उनको बेहतर शिक्षा दे सकते हैं ताकि हमारा समाज विकसित समाज और शांति के साथ और एक सौहार्द के साथ हम लोग अपना सभी जीवन यापन कर सके। उसमें ये बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कम्युनिटी फोरेंसिक का एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में क्या रोल हो सकता है? ये आपने अभी बताया। एक अभी ये मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अच्छे ऐसे टीम मिल रही है। हमने अभी मेरा एक रिसर्च पेपर रिसेंटली एसईसी जनरल में निकला है जिसमें हमने कुछ फोरेंसिक के लिए कुछ नई टर्म कॉइन की है। उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फोरेंसिक एड। अभी हमारा ये संस्थान एक पहला कार्यक्रम कर रहे हैं कल 26 नवंबर 2023 को, और दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 2023 कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है। ये एक हम सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। तो हमने सोचा कि हमारा संस्थान चूंकि संविधान के प्रति समर्पित है, अपने देश के प्रति समर्पित है, तो हमने पहला कार्यक्रम कल यहाँ पुलिस मुख्यालय में किया है जिसका टाइटल ही है फोरेंसिक एड इनेबलिंग राइट टू फेयर ट्रायल एंड लीगल एड। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो फोरेंसिक एड टर्म मेरे द्वारा स्थापित की गई, कॉइन की गई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर हमें न्याय देना है तो हमें उसकी फोरेंसिक एड को मैंडेटरी बनाना चाहिए। और आप जान के खुशी होंगे इस बात को कि जो अभी हमारे नए कानून आ रहे हैं, जो प्रोसीजर कोड है जिसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 176 सब सेक्शन 3 है उसकी 176 पार्ट 3, उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि
जो भी ऐसे अपराध हैं जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा है, यानी कि जिसे हम एक डिवीजन है देश में, ऐसे अपराध जिनमें 7 साल या उससे ज्यादा सजा, उनको हीनियस क्राइम मानते हैं। तो ऐसे अपराधों में ये कहा गया है, उस कानून में जो बन रहा है, जल्दी पास होने का अभी संभावना है, उसमें ये कहा गया है कि आपको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है, यानी कि शैल वर्ड यूज किया गया है। अब ये ऑप्शन नहीं होगा जब तक के कोई ऐसी परिस्थिति ना हो जिसे आप स्पष्ट करें कि आपने इसमें डीएनए क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों नहीं किया। तो मैं यहाँ पेरेंट्स को और बच्चों को बताना चाहता हूं, जो हमारे इंस्टीट्यूट या किसी भी फोरेंसिक साइंस में जिसका इंटरेस्ट है, उनके लिए ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, खुशी का वो है, एक लम्हा है कि उन्हें, उनका भविष्य बहुत स्वर्णिम है। आने वाले समय में फोरेंसिक साइंस का बूम होगा। जैसे एक समय था डिजिटल फोरेंसिक्स का, मैं समझता हूं कि अगले कम से कम 2 दशक, चूंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अभी हमें बहुत कुछ मैन पावर तैयार करना है, हमें अभी बहुत सारे इक्विपमेंट, लेबोरेटरी तैयार करनी है। तो अगर अच्छे ढंग के हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट बनेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आने वाला जो समय है, तो जो हमारी फोरेंसिक एड है जिस पे मैंने बात की, वो इसलिए है कि हम इन्वेस्टिगेशन में या हमारा जो कोर्ट है उसको फोरेंसिक एड दे, उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, न्यूट्रलिटी आएगी। कोई आदमी फिर ये नहीं है कि कोई किसी का पक्ष ले रहा है या कोई होस्टाइल हो गया या किसी ने झूठ बोल दिया, झूठी गवाही हो गई, तो इससे निजात मिलेगी। और सही ढंग से जब ये हो जाता है कि जब अपराधी को ये लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो ये डेटरेंस इफेक्ट का काम करता है। लॉ का सबसे बड़ा डेटरेंस क्या है कि आदमी को ये लगे कि अगर मैंने एक अपराध किया तो देर सवेर में पकड़ा जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता, तो फिर वो डरेगा। और फोरेंसिक साइंस उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की, क्या ऐसा सशक्त अस्त्र है जो अवैध है। मान लिया डीएनए रिपोर्ट मिल गई, अगर आपका डीएनए मैच कर गया, अगर आप ये सिद्ध नहीं करते कि ये डीएनए का सैंपल टेम्पर्ड था या कोई और उसमें गड़बड़ की गई, तो फिर आप उस कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। इसी तरीके से फिंगरप्रिंट है, वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बैलिस्टिक्स के बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा यहाँ ये भी कहना है कि हमें जो अपनी क्वालिटी है फोरेंसिक साइंस की, उसको भी सुधारना होगा। ये नहीं है कि हम कुछ भी रिपोर्ट बना करके दे दें। इसका नुकसान ये भी है, आप ये सोचिए कि अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट ने गलत रिपोर्ट दे दी तो किसी का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। ऐसे में अगर रिपोर्ट गलत तैयार हो गई तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी को मानेंगे और फिर आपको वो अन्याय, हर जगह वही अन्याय स्थापित हो जाएगा। तो ये बड़ी दुधारी तलवार है। इसलिए इसकी जो क्वालिटी है, अच्छे एक्सपर्ट तैयार करना, अच्छी मशीन्स, अच्छे इक्विपमेंट्स करना और पूरे प्रोसीजर। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि हमें जिस तरीके से इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनानी चाहिए। ह्यूस्टन में जो टेक्सास है, वहां पे एक कमीशन है, फोरेंसिक साइंस कमीशन, न्यूट्रल कमीशन है, वो ऑटोनोमस है। तो कुछ बॉडी भी इस तरीके की, हालांकि इस पे बात चल रही है, इंडिया में भी बनेगी, लेकिन हम इसको जल्दी से जल्दी लाएं ताकि जो हमारा जो ये विधा है, इसकी एथिकल वैल्यूज, इसका एक कंट्रोल मैकेनिज्म बने, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग, मैनिपुलेशन या कोई ऐसी मिसचीफ ना हो जिससे किसी निर्दोष को कोई सजा मिल सके या दोषी बच के निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। सामान्य तौर पर देखा गया है कि पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वे नौकरी की शुरुआत और रिटायर होने तक सिर्फ पुलिसिंग, क्रिमिनल्स, उसी में बिजी रहते हैं और उनका इंटरेस्ट कानून में न तो होता है न साइंटिफिक रिसर्च में होता है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी में इन दोनों चीजों का जबरदस्त समन्वय है, तालमेल है, या हम कहें कि समावेश है। तो आपने इतने बढ़िया तरीके से इस विषय को रखा है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को इतने सरल भाषा में आपने समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू। फिर हम लोग कभी और विषय को लेके मिलेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को भी, और मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने में सक्षम रहा। इस प्लेटफॉर्म के लिए, मुझे मौका देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।